नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। कल हमने बिहार की ज्योग्राफी को शुरू किया था इम्तियाज़ अहमद की बुक से, और इस बुक का बहुत सारे लोग पीडीएफ मांग रहे थे चैनल पर, कमेंट में भी। तो इसका पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड है चैनल पर, वहाँ पर आप जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। पूरी बुक का पीडीएफ है ना। पीडीएफ फ्री में जो भी मेरे पास आता है मैं वो ज़रूर उपलब्ध करवाता हूँ आपको। आज हम करेंगे बिहार की जलवायु। पिछले लेक्चर में हमने बिहार की मिट्टी और बिहार के भौगोलिक परिचय को हमने कंप्लीट कर लिया था। यकीन मानना ये सब वैसे टॉपिक हैं, इसीलिए मैंने पहले मॉडर्न हिस्ट्री करवाया इससे, उसके बाद बिहार की ज्योग्राफी मैंने शुरू की है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे इसको करने के बाद आपको लगेगा कि आपके सारे क्वेश्चन आप जो है ना आए हुए हैं एग्जाम में, वो फैमिलियर लगेंगे, आपको जाने पहचाने से लगेंगे। ओके, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक करना और रिपीट ज़रूर कर लेना एक बार एग्जाम में जाने से पहले। सिर्फ एक बार करना, याद हो जाएगा, मुझे पता है। बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु क्या है? बिहार का कैसा आकार है? आयताकार है, बीच से गंगा नदी बह रही है। उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग का मतलब इसका पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में ही तो होती है ना। बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है? पश्चिमी भाग का पूछा है आपसे, तो आर्द्र शुष्क है। बिहार के जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु। विषुवतीय जलवायु तो विषुवत पर पाया जाएगा ना, बिहार के विषुवतीय को नहीं जाना जाता है। बिहार के जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? तो शीत, ग्रीष्म और वर्षा, तीन ही मुख्य रूप से मौसम होते हैं बिहार में। बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? तो संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत के एक स्थान को कहा जाता है। कौन सा बोला इसने? उष्ण मानसूनी प्रदेश का उदाहरण। ये कौन सा है? तो ये पटना है। ओके, बिहार राज्य का वह कौन सा स्थल है जो ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक गर्म रहता है? तो सबसे ज़्यादा गर्म जिला जो है वो गया ही रहता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ मानसून से प्राप्त होती है? कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो देखो, बंगाल की खाड़ी के मानसून की जो शाखा होती है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून जब आती है भारत की तरफ, ये भारत है, तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक अरेबियन शाखा होती है। जो केरल पर जो पश्चिमी घाट में टकराते हैं वो अरेबियन शाखा है, और जो बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ते हैं वो बंगाल की खाड़ी की शाखा कहलाते हैं, जिससे नॉर्थ ईस्ट और बिहार इन सब में वर्षा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी शाखा। बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? किशनगंज में। बिहार से मानसून लौटना कब प्रारंभ करता है? तो अक्टूबर के मध्य के बाद मानसून वापस होने लग जाती है। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो शीतकाल में जो भी उत्तरी भारत में वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। क्या बोला मैंने? पश्चिमी विक्षोभ। और ये कहाँ से आती है? ये भूमध्य सागर से होकर आती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए आती है। इसलिए ठंड के मौसम में भारत के पश्चिमी भागों में अधिक वर्षा होती है, जबकि मानसून के मौसम में भारत के पूर्वी भागों में अधिक वर्षा होती है। तो इसका आंसर है भूमध्य सागर से होने वाले चक्रवातों से, जिसको पश्चिमी विक्षोभ। अगला है कि बिहार के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? ये बिहार है, इसका उत्तर पूर्वी बोला है इस इलाके में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वेस्टर से, दक्षिण पश्चिम मानसून दोनों से। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, उसकी रफ्तार कितनी होती है? तो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कब चलती है? तो अप्रैल और मई महीने में, इन्हीं 2 महीने में ये दिखती है लू। वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून ही होगा, ये आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून से ही पूरे मानसूनी में भारत वर्षा होती है, तमिलनाडु को छोड़कर। किसको मैंने बोला? तमिलनाडु को छोड़कर पूरे मानसूनी सीजन में पूरे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वर्षा होती है। उसकी 2 शाखा होती है, अरेबियन शाखा और बंगाली खाड़ी शाखा। मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भागों में किस हवा का जोर रहता है? तो ठंडी पछुआ हवा, उत्तरी हवा, मानसून के बाद। बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का क्या कारण है? तो चक्रवातीय तूफान के कारण झंझावातीय वर्षा होती है। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है तो उत्तरायण रहती है। समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? तो सबसे कम आर्द्रता अप्रैल और मई महीने में रहता है। अप्रैल मुख्य रूप से मान लो, मई में बरसात शुरू हो जाती है। कौन सी वाली? तो जो गर्मी बरसात होती है ना, नॉर्वेस्टर वाली, या फिर छोटे छोटे चक्रवात करके जो बरसात होती है जिसमें आंधी वगैरह चलती हैं, वो वाली बरसात। ओके, बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी। आर्द्रता तो बढ़ ही जाएगी ना, मानसून आएगी तो। बिहार के मैदानी भागों में औसत वर्षा होती है तो 100 से 150 सेंटीमीटर। बिहार में ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्वी भाग में। बिहार का पूर्वी भाग जो है वो सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा कितनी प्रतिशत होती है? तो 90%। और एक चीज़ बताओ, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, किसका मैंने बोला? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार का डेटा है
उसके हिसाब से सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? तो अरवल। इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के हिसाब से सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? तो अरवल। 22 का क्या आंसर था? डी, 90% वर्षा। दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 90% वर्षा जो होती है मानसूनी वर्षा ही होती है बिहार में। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? बिहार में, तो उत्तर पूर्वी बिहार में। किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? तो ये उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में है किशनगंज। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाली चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? इसको नॉर्वेस्टर भी कहते हैं, कभी कभी काल वैसाखी भी कहते हैं, आम्र बौछार भी कहते हैं। बिहार में मानसून का आगमन कब होता है? तो 15 से 20 जून के आसपास होता है। सूची को मिलाना है, सूची 1 सूची 2 को। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान है, दक्षिण बिहार का मैदान है, छोटा नागपुर का पठार है, और उसके बाद से छोटा नागपुर पहाड़ियाँ हैं। बिहार का प्रतिशत क्षेत्रफल इनसे पूछा है आपसे, है ना। इसका आंसर दिया हुआ है बी मैच कर लेते हैं, यानी कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी मैदान का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 29%, 29.87% ये भाग है। दक्षिणी बिहार का मैदान कितना प्रतिशत भाग रखता है? तो इसका हो जाएगा 23.71% भाग रखता है। छोटा नागपुर पठार तो 26.14% भाग पर है। छोटा नागपुर पहाड़ियाँ तो ये 20.28% पर है। ओके। दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है? 15 अक्टूबर के आसपास तक रहती है, 15 अक्टूबर। नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? तो ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होती है नॉर्वेस्टर। जनवरी माह में उत्तर पश्चिम बिहार में शिवालिक श्रेणियों में किस तरह की घटना होने की प्रबल संभावना नहीं है? ये पूछा है आपसे। तो पाला गिरने की संभावना उत्तर पश्चिम बिहार में नहीं रहता है। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? इसको एक बार इकोनॉमिक सर्वे से जरूर अपडेट करके जाना। इसके हिसाब से आंसर दिया हुआ है 50 से 150 सेंटीमीटर। दक्षिण पश्चिम मानसून के पूर्व की चक्रवाती वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिलों के फसलों को मिलता है? तो किशनगंज, कटिहार और अररिया जिलों के फसलों को मिलता है। बिहार राज्य की औसत वर्षा कितनी है? तो 127 सेंटीमीटर है। बिहार में औसत वर्षा के औसत दिनों की संख्या कितनी है? औसत दिनों की संख्या पूछा है आपसे, तो लगभग में 44.4 दिन तो वर्षा होता ही है। स्रोत प्रश्न संख्या 34 का सांख्यिकीय मूल्यांकन निदेशालय बिहार सरकार द्वारा दिया गया है। इनका स्रोत बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है? तो सबसे पहले कहाँ पर वर्षा होगी? उत्तर पूर्वी भागों में ही सबसे पहले और सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। बिहार में औसत सालाना वर्षापात कितना होता है? तो 1033 मिलीमीटर के आसपास। जरूर ध्यान में रखना, हर साल इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी में। वन प्रदेश एवं वनस्पति। बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसमें पाए जाते हैं अर्ध पतझड़, शुष्क पतझड़, दोनों ही पाए जाते हैं। शुष्क पतझड़ कहाँ पाए जाएंगे? दक्षिणी बिहार के भागों में, और आर्द्र पतझड़ ये उत्तरी बिहार में मुख्य रूप से, उत्तर पूर्वी बिहार में पाए जाएंगे। बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन सा शामिल नहीं है? तो सदाबहार वन बिहार में नहीं पाए जाते। कहाँ कहाँ पर भारत में पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट हो गया, पश्चिमी घाट के बाद उत्तर पूर्व का इलाका जो है वो हो गया। उसके बाद से भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वहाँ पर भी पाया जाता है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है? तो 6 ये नया डेटा अपडेट कर देना, इसको काट रहा हूँ मैं। ओके, दूसरा भी छोड़ो, तीसरा भी छोड़ो, चौथे पर चलते हैं, छठे पर। बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला जिला कौन सा है? तो ये तो कैमूर ही है अभी भी। बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिण पश्चिम पहाड़ी भागों में किस तरह के वन पाए जाते हैं? कौन कौन सा बोला? पूर्वी मध्यवर्ती दक्षिण पश्चिम पहाड़ी भागों में किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। बिहार में पर्णपाती वनों का वर्गीकृत किया जाता है। पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जाता है उपरोक्त दोनों में, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। पर्णपाती का मतलब क्या होगा? ऐसे पेड़ जो साल में एक बार कम से कम पत्ता अपना गिरा देते हैं। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार के जिले के घटते क्रम में वनों का विस्तार का सही क्रम लगाइए। इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ये सारे उससे डेटा लेना पड़ेगा हमें। 2021 का जो फॉरेस्ट सर्वे है वो मैंने करवाया हुआ है, वहाँ से आप इसको अपडेट करके करना। बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? तो उपरोक्त सभी में, सहरसा, पूर्णिया, अररिया तीनों में ही पाए जाएंगे आर्द्र पर्णपाती तराई वन। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर के किस तरह का वन प्रदेश है? ये शुष्क पतझड़ वन है। भीम बांध अभयारण्य शुष्क पतझड़ वन है। अच्छा क्वेश्चन है ये, नहीं तो सामान्य तौर पर क्या पूछता है कि भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो इसको जरूर ध्यान में रखना। बिहार में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं तो उत्तर पश्चिमी भाग में और दक्षिण स्थित पहाड़ियाँ दोनों जगह। बिहार वन क्षेत्र के बाहर प्रति हेक्टेयर पेड़ों की औसत मात्रा कितनी होती है? तो सी दिया हुआ 13.6%। इसको भी एक बार देखना नए डेटा से।
बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्र में विस्तृत है? तो लगभग 900 वर्ग किलोमीटर में है पश्चिमी चंपारण का भाग। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो मुंगेर जिले में स्थित है। और यहाँ पर क्या था? शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, इसको जरूर ध्यान में रखना। बिहार में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल प्राकृतिक वन फैले हुए हैं? तो 17 का आंसर हो जाएगा। ये दिया हुआ है, इसको नया डेटा से अपडेट कर लेना। 6473 दिया। बिहार में स्थित अभयारण्य जैविक उद्यान स्थित जिले को सुमेलित करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको मैच करना। तो संजय गांधी जैविक उद्यान ये पटना जू में है, बहुत सारे लोग गए होंगे, यहाँ पर मैं नहीं गया हूँ। वाल्मीकि अभयारण्य, तो बी का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3, ये बोधगया में है। उसके बाद अगला कौन सा है? कैमूर अभयारण्य, तो ये कहाँ पर होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये रोहतास में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? तो ये है गौतम बुद्ध अभयारण्य, हो जाएगा बोधगया। नहीं, ये जो ऊपर हमने मैच किया था वाल्मीकि नगर अभयारण्य, ये है चंपारण में, है ना। उसके बाद से कैमूर अभयारण्य कहाँ हो गया? रोहतास में हो गया। संजय गांधी जैविक उद्यान हो गया, ये पटना में हो गया। गौतम बुद्ध अभयारण्य हो गया, बोधगया में हो गया। और राजगीर अभयारण्य नालंदा जिला में हो गया। मैच हो गया, इसका आंसर ए हो जाएगा। उदयपुर अभयारण्य जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है, स्थित है कहाँ पर? तो ये है चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में। बिहार के जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? तो ये दरभंगा जिले में है। बहुत ही बड़ा सा ये झील टाइप का है, यहाँ पर साइबेरियन पक्षी आते हैं। बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? तो ये भागलपुर में है। बिहार की नदियाँ अफवाह तंत्र पर हम लोग पहुँच गए। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती हैं? तो चौसा, बक्सर के समीप चौसा, चौसा का युद्ध भी फेमस है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? तो ये इसमें से फल्गु नदी है, जो छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है। गंगा नदी के बिहार में लंबाई कितनी है? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा ये 425 किलोमीटर। वैसे कितनी है गंगा लंबी? तो 25-25। हरोहर नदी जो ताल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलती है, तो ये बरहिया से पश्चिम में मिल जाती है। ये बिहार में गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सी कोसी। उत्तरी सहायक नदियों में कोसी 120 किलोमीटर के लगभग में लंबी है, इसमें मिलती है। बिहार के उत्तरी भाग की नदियाँ तथा उसके उद्गम स्थलों में कौन बेमेल है? कोसी हिमालय, गंडक हिमालय, बागमती छोटा नागपुर का पठार। नहीं, बागमती छोटा नागपुर के पठार नहीं हो जाएगा, बागमती भी उत्तर में ही बहती है, सी गलत हो जाएगा इसका। हिमालय से निकलने वाले अन्य नदियां हैं सरयू, घाघरा, महानंदा, बागमती, कमला बगान। सब कमला बगान डायरेक्ट नहीं मिलती है गंगा में, ये पहले कोसी मिल जाती है, कोसी फिर गंगा मिलती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन नदी बिहार में गंगा में मिलती है? गंगा मिलती है, और इसके क्रम वाइज में बताना है आपको। तो 1 2 3 4 चारों मिलेंगे, गंगा, सोन, गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। निम्नलिखित नदियों से कौन बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? तो उत्तर की तरफ से सोन नदी नहीं मिलेगी। कहाँ से निकलती है ये? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में अमरकंटक श्रेणी है, वहीं से ये निकलती है। वहाँ से नर्मदा नदी भी निकलती है और सोन नदी भी निकलती है। निम्नलिखित नदियों से कौन बिहार में गंगा से दक्षिण की तरफ नहीं मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बागमती। तो उत्तर की तरफ से बह के आती है, दरभंगा शहर इसी किनारे है। और ये जो सोन नदी है, इस पर कौन सा जलप्रपात है, ये बताना है आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, उसकी लंबाई बिहार में कितनी है? तो 120 किलोमीटर है। बिहार में वर्षा होती है लगभग में तो 1000 से 1500 मिलीमीटर के करीब में। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये सारण जिले में घाघरा नदी प्रवेश करती है। इसका आंसर सारण दिया है यहाँ पर, जिस पर मुझे डाउट है। ये सिवान जिले के पास प्रवेश करती है बिहार में, सिवान जिले में मिलती है ये गंगा जी में, सारण जिले का है ना घाघरा नदी। इसको एक बार चेक करना। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो बी, छपरा के निकट। उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा मिलती है? तो ये है सबसे पश्चिम में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घाघरा, बी हो जाएगा। ओके। उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है? सबसे पूर्व में मिलती है महानंदा। दक्षिणी बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम में बिहार में गंगा नदी मिल जाती है? तो यह है सोन, सबसे पश्चिम में पूछा है। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में वह कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में बिहार में गंगा नदी मिलती है? सबसे पहले मिल जाती है सकरी। गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार की सीमा में किस तरह प्रवेश करती है? किस जगह पर प्रवेश करती है गंडक? तो ये वाल्मीकि नगर के पास में। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा मिलती है, तो ये महानंदा नदी है। बिहार में महानंदा नदी जो गंगा मिलती है कहाँ पर? तो कटिहार के दक्षिण पश्चिम मिल जाती है। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अमरकंटक है। अचानक कमर, अमरकंटक। दक्षिणी बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कौन सा है? तो पलामू की चौराहा पहाड़ी।
फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण कर लेती है? फल्गु पूछ रहा है, तो ये मोहन नदी के साथ मिल जाती है, बोध गया के निकट। किउल नदी जो खमरडीहा हजारीबाग के निकट से निकलती हैं, इसकी धाराएं समाहित होती हैं, तो फल्गु की, पंचाने की या सकरी की, इन सब की धाराएं मिल जाती है इसमें, इनमें से सभी की। ये तीनों नदी किउल नदी मिल जाती है, लखीसराय के बगल में बहती है ये। कर्मनासा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बिहार की इस जगह पर गंगा मिल जाती है, तो चौसा के समीप। बिहार के ज़िले में ककोलत जलप्रपात है, तो ये है नवादा जिले में। बिहार जलप्रपात का सही समूह कौन सा है? तो सी उपरोक्त दोनों, ककोलत, दुर्गावती, जियारा खुंड। ककोलत, दुर्गावती, कर्मनासा नदी पर प्रपात, इसका मतलब ए और बी दोनों सही है। बिहार में गर्म जल स्रोतों के लिए सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन सा है? तो राजगीर में बहुत सारे गर्म जल स्रोत होते हैं। उत्तर बिहार की नदियां जो पश्चिम भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी मिलती हैं, कौन से समूह को सही क्रम दिखाती है ना? तो पश्चिम से पूर्व पूछ रहा है, वेस्ट टू ईस्ट पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती। सरयू को घाघरा भी कहते हैं। बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा मिलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा महानंदा, कोसी, बलान, फिर कमला। बिहार के दक्षिण भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में जो गंगा मिल जाती है, तो सोन, पुनपुन, फल्गु और सकरी। क्रम याद रखना, क्रम पूछ सकता है बीपीएससी। कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है? तो ये आयताकार अपवाह प्रणाली बनाती है। सबका अपवाह प्रणाली होता है नदियों का, जो उस पर सहायक नदियाँ आके कैसे मिल रही है ना, इससे उस नदी का अपवाह प्रणाली बन जाता है। किसी का वृक्ष नुमा होता है, किसी का आयताकार नुमा होता है। कोसी गंगा मिलती है तो खगड़िया के निकट मिल जाती है। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, तो कोसी नदी है, बाढ़ के लिए जानी जाती बिहार की शोक। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा मिलती है? तो ये पटना के निकट मिल जाती है। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा मिलती है? फतुहा के पास। सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा मिल जाती है? तो पटना से पश्चिम में मिलती है। ये 67वीं बीपीएससी क्वेश्चन है। बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा मिलती है? तो छपरा के समीप मिल जाती है, सारण जिला। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, तो ये नदी है अजय। बिहार के राजगीर में गर्म जल स्रोतों का सही समूह कौन सा है? तो इसका आंसर दिया हुआ है ए, सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, मखदूम कुंड, गोमुख। ओके, राजगीर में। अगला है मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के स्रोत जिनका उद्गम स्थल खड़गपुर पहाड़ी के सही समूह कौन सा है? इसमें दिया ए, मैं पढ़ देता हूँ, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड। ये बुक में ही गलत था, पूरा पूरा बुक ही मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, फिर से पढ़ देता हूँ, जिसका उद्गम स्थल खड़गपुर पहाड़ी है। मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के स्रोत जिसका उद्गम स्थल खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं। सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड। बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा मिलती है? तो मुंगेर के समीप मिल जाती है, मुंगेर के उत्तर में। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बूढ़ी गंडक के किनारे। बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फल्गु नदी किनारे कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो बोध गया स्थित है। बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी का है, सही समूह कौन सा है? तो कमला, बागमती या महानंदा जो है ये महाभारत श्रेणी है। हिमालय की श्रेणी का नाम है महाभारत श्रेणी, वहीं से निकलती है ये। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो बूढ़ी गंडक है। हिमालय से निकलने वाली गंगा के सहायक नदियों में से सबसे लंबी तथा उत्तर बिहार की सबसे तेज़ धारा वाली नदी है ये। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ। बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा मिल जाती है? तो मुंगेर के उत्तर में मिल जाती है। महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा पर मिलती है? तो मनिहारी से थोड़ा सा पूर्व में मिल जाती है। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? तो ये घाघरा नदी है। कहीं पर किसी आंसर में डाउट हो तो बताना ज़रूर। वैसे मैंने एक बार चेक किया था, मुझे इसमें कुछ आंसर्स पर डाउट हो रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना किसी आंसर में कोई डाउट हो, मैं उसको अगले लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। ओके, बिहार की किस नदी को सदानीरा नाम से जाना जाता है? तो गंडक को कहा गया है ऋग्वेद में सदानीरा नदी। कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो ये जयनगर के पास प्रवेश करती है। जयनगर नेपाल बॉर्डर है, मधुबनी जिला। कमला की सहायक नदी कौन सी है? तो उपरोक्त सभी, सोनी, ढोरी और बलान तीनों नदी है। कमला किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कोसी की सहायक नदी है। फल्गु नदी गया से उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताएं जहाँ पर ये अपने शाखाओं में बट जाती है। तो बराबर के पहाड़ी के समीप फल्गु नदी अलग अलग शाखाओं में बट जाती है। निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? तो सबसे ज़्यादा नदी जो है कोसी नदी अपना मार्ग बदलती है।
बिहार निम्नलिखित में कौन सा समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियाँ उत्तर की ओर आकर मिलती हैं? तो गंडक, कमला और बागमती मिलती हैं। गंडक सहायक नदी है तो गंगा की सहायक नदी है। बिहार में कांवड़ झील कहाँ पर है? तो ये है बेगूसराय में। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी कौन सी है? तो सोन, पुनपुन, किऊल और चंदन। कौन सी नदी बिहार में बहती है? तो गंगा नदी बहती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार का शोक के रूप में विख्यात है? तो यह है कोसी नदी। सही जोड़ों की पहचान करना है। भागलपुर पुनपुन, मुंगेर फाल्गु, शिवहर उत्तरी कोयल, कटिहार महानंदा। तो सी आंसर हो जाए, कटिहार महानंदा। बिहार में घोघा झील स्थित है कहाँ पर? तो कटिहार जिला में है घोघा। कुशेश्वर झील जो है ये दरभंगा जिले में स्थित है। इनमें से कौन सी नदी सर्वाधिक विसर्पाकार मार्ग बनाती है? तो ये नदी है बूढ़ी गंडक, सबसे ज़्यादा विसर्प बनाती है ये। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है सहरसा जिले में सबसे ज़्यादा। बिहार में स्थित ककोला जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 47 मीटर, 47 मीटर। किस जिले में स्थित है ये आपको मुझे बताना है। राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना रहता है? 87 डिग्री सी गर्म रहता है। मोकामा ताल में सर्वाधिक जल किस नदी का होता है? तो फाल्गु नदी का होता है। भिखना थोरी डर्रे के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? तो ये हरहा नदी गुजरती है। बिहार किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपनी तली पर निक्षेपित किए जाते हैं? तो ये कोसी नदी है। बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? हिमनद से मतलब निकलती है कोसी नदी। गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है? 120 किलोमीटर के करीब में गंडक नदी सीमा बनाती है। उत्तरी बिहार की किस नदी की औसत धारा गति सर्वाधिक है? तो बूढ़ी गंडक की गति सबसे ज़्यादा तेज है। बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्न से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो ये बागमती नदी प्रवाहित नहीं होती है। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा से मिलने वाली नदियों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे उत्तरी मैदान में? तो इसमें से सोन नदी है जो दक्षिणी मैदान में मिलती है। निम्न से कौन से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? करुणासा, गंडक और घाघरा। निम्न नदियों से किसके तट पर पटना स्थित है? तो गंगा के तट पर है पटना। ओके, तो यहाँ पर तक मैंने करीब में 120-130 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ओके, आज थोड़ा सा कहीं जाना था इसलिए अब आगे का नहीं कर पाऊँगा आज मैं, इसलिए ये दूसरा वीडियो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ अभी ही। तो आज यहीं पर रहते थे। कल मैं 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो बना के इसका मतलब मास्टर वीडियो बना के इसको कंप्लीट कराने की कोशिश पूरी करूँगा मैं ज्योग्राफी को। ओके, थैंक यू सो मच। जैसा भी वीडियो लगा हो, कहीं कोई मिस्टेक हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे, जिससे मैं उसको सुधार कर सकूँ। थैंक यू।